उत्कर्ष ऐप में चल रहा है शिक्षा महोत्सव, जिसमें सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको मिल रहा है फ्लैट 78% डिस्काउंट। NG13 कूपन कोड इस्तेमाल करके 13% एक्स्ट्रा ऑफ और साथ ही रक्षाबंधन की खुशी में अप टू 100% रिवार्ड पॉइंट्स जीतने का मौका। लेकिन याद रखें, ऑफर है सिर्फ 21 अगस्त। हेलो नमस्कार, राधे राधे साथियों, मैं राहुल चौधरी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल करता हूं। कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों? उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपना फेस्टिवल एंजॉय किया होगा। और आज की क्लास में अब व्यस्त भी होने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हमारा फेस्टिवल तो यही है जो हम लगातार क्लासेस को ले रहे हैं, लगातार मेहनत में लगे हैं और एक दिन ये मेहनत रंग लेकर के आएगी और फिर फेस्टिवल का मज़ा ही कुछ अलग आने वाला है। चलते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे, प्रारंभ करेंगे और आज की क्लास में बहुत प्यारे प्यारे से सवाल जवाब को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो आज की क्लास होने वाली है काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, जिसमें हमने केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबके क्वेश्चन को समरीज़ को रखा है और आप सभी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिसमें हम लोग बात करते हैं तो पुलिस वाले एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिलेंगे, SSC वाले क्वेश्चन भी हैं, 4.0 के क्वेश्चन भी हैं। तो नो डाउट हर एक बच्चे के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। तो आइएगा, इस फेस्टिवल के चलते हुए इस अच्छी सी प्यारी सी क्लास को भी अपन लोग कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने से पहले माता रानी सरस्वती जी का आशीर्वाद ज़रूर लेंगे और माँ सरस्वती से यही प्रे करेंगे कि हे माँ सरस्वती, हमें ज्ञान की ज्योति प्रदान करें और अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाएं। ऐसी माँ से हमारी कामना है, ऐसी माँ से हमारी प्रे है। आइएगा, पहला प्रश्न आपके सामने है और पहले प्रश्न की चर्चा करेंगे हम लोग आपसे। एक बार आप लोग आंसर करिएगा, क्या क्वेश्चन का आंसर होएगा भाई? एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिएगा कि व्हाट इज़ द करेक्ट ईयर। हरित गृह प्रभाव से बात कर रहा है भैया। हरित गृह प्रभाव से संबंधित घटक कौन सा है? हरित गृह प्रभाव का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात कर रहा है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए CO2 जिसे आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ तो H2O भी इसमें प्रभावित होगा। इसका मतलब है कि हम लोग कहें तो ये बोथ जो है भैया यहाँ पर ठीक हो जाएगा, है ना। बोथ इज़ द करेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, H2O बोथ इज़ करेक्ट हियर। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में क्या है, ये दोनों ही हमारे आवश्यक होते हैं। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों? ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट। ठीक है, चलो आइएगा, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि अग्निरोधक वस्त्र बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? अग्निरोधक वस्त्र, जैसे कि आपसे एक प्रश्न बनता है कि पॉलीमाइड का किया जाएगा, पॉलिस्टर का किया जाता है, एस्बेस्टस का किया जाता है। अगर मैं एस्बेस्टस की बात करता हूँ तो ये क्या है, एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला, ये क्या होता है, एक रेशेदार, क्या होता है मेरे भैया, रेशेदार सिलिकेट पदार्थ होता है। क्या होता है ये? प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला, है ना, पाया जाने वाला रेशेदार, कैसा, रेशेदार पदार्थ होता है, जिसे हम लोग सिलिकेट पदार्थ कहते हैं। रेशेदार सिलिकेट पदार्थ होता है। ठीक, तो ये सही आंसर तो इसका ये है। लेकिन अगर मैं पॉलीएमाइड की बात करता हूँ तो ये बुलेट प्रूफ मटेरियल बनाने के लिए पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। क्या कह रहा हूँ, इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाएगा भाई मेरे? बुलेट प्रूफ मटेरियल बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है भैया, बुलेट प्रूफ मटेरियल बनाने के लिए। ठीक है, बुलेट प्रूफ मटेरियल। यहाँ आंसर आपका C करेक्ट चला जाएगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन समझो भैया। अगला क्वेश्चन कह रहा था RDX की खोज किसने की थी? बहुत प्यारा प्रश्न है और आता है। हमको पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि RDX होता क्या है। जब मैं RDX की बात कर रहा हूँ मेरे भाई, तो इसका एक फॉर्मूला बनता है, वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जैसे कि O2 N2 और क्या होगा मेरे भाई, CH2 का होल थ्राइज। CH2 का होल थ्राइज, ये इसका क्या होता है भैया, एक रासायनिक केमिकल फॉर्मूला बनता है, जिसे कार्बनिक यौगिक भी कहते हैं, है ना। ये क्या है, कार्बनिक यौगिक, एक कार्बनिक यौगिक विस्फोटक होता है, जो है ना, विस्फोटक होता है, याद रखना इस वाली बात को। जो RDX है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसे किस नाम से और जाना जाता है? तो इसके कई सारे नाम होते हैं भैया, है ना। एक प्रकार से ये क्या है, सफ़ेद क्रिस्टलाइट पाउडर के रूप में होता है ना, ये कह सकते हैं। यह सफ़ेद क्रिस्टलाइट पाउडर, सफ़ेद क्रिस्टलाइट पाउडर
ठीक है भैया। सफ़ेद क्रिस्टलाइट क्या होता है बेटा? ये पाउडर होता है, ध्यान रखिएगा। एक और बात अगर हम लोग देखें, जो RDX है, अगर इसको देखा जाए तो इसको क्या बोला जाता है, तो इसी को देखो अलग अलग जगह पर अलग अलग, जैसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की बात करते हैं ना, जो आपकी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, अगर संयुक्त राज्य अमेरिका कह लो, संयुक्त राज्य जो अमेरिका है भैया, उसमें इसको किसके नाम से जाना जाता है? उसमें इसी RDX को अमेरिका में से किस नाम से जाना जाएगा? तो उसका नाम होगा साइक्लोनाइट। क्या होगा भैया? साइक्लोनाइट के नाम से जाना जाता है। क्या है? साइक्लोनाइट। साइक्लोनाइट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर मैं इसी की बात करता हूं तो इसे T4 भी कहा जाता है, जो कि इटली में कहा जाता है ना। इसी को इटली में मेरे भैया इसे T4 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये एक विस्फोटक है। और इसी को अगर मैं जर्मन की बात करूं तो हेक्सोन के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से भैया? जर्मनी में, है ना। जर्मन में इसको किसके नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है किसके नाम से? हेक्सोन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जानेंगे भैया? हेक्सोन के नाम से जानेंगे, ठीक है भाई। ठीक, तो ये इसके अलग अलग नाम होते हैं। इसकी खोज करी थी जर्मन के हेनिंग वैज्ञानिक ने, ठीक है भैया। जर्मन के हेनिंग वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, याद रखेंगे। 1899 में इसको खोजा गया था। कब खोजा गया था भाई? 1899 में इसको खोजा गया था, ठीक। आ जाओ अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है आपसे कि अग्निरोधक सामग्री संबंधित होती है भाई, जिप्सम से होती है। POP मतलब आप जानते हैं पेरिस ऑफ प्लास्टर के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये किससे संबंधित होती है? अग्निरोधक। अगर मैं अग्निरोधक सामग्री की बात करता हूँ, जिप्सम, POP, कंक्रीट और मोटर। ये मैंने बताया था कि जब मोटर क्या होता है, जिसमें हम लोग क्या मिला लेते हैं भैया? रेत मिला लेते हैं ना। कंक्रीट क्या होता है ये भी मैंने पिछली क्लास में बताया था। लेकिन POP और जिप्सम की बात करें तो इसमें जो POP है, जो अग्निरोधक सामग्री में यूज़ भी कर लिया जाता है, जिसका जो फॉर्मूला बताया था CaSO4 हाफ H2O इसका फॉर्मूला होता है ना। CaSO4 इंटू हाफ H2O इसका क्या होता है बेटा? फॉर्मूला देखने के लिए मिलता है। तो इसका जो सही जवाब हो गया CaSO4 इंटू हाफ H2O, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से इसको जाना जा रहा है। ऑप्शन भैया यहाँ पर आपका B करेक्ट हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों? B इज़ द करेक्ट हियर। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द हो तो बताओ। एक बार सेशन को एक बार सेशन को भाई दमदार तरीके से शेयर कर दो, जिससे और भी बच्चे जुड़े हमारे साथ और वो थोड़ा सा इस फेस्टिवल से बाहर निकलें और अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। दोबारा से पुनः मैं समझ सकता हूँ कि अभी अभी आपके घर की जो मिठास है, जो घेवर की मिठास आपके होठों पे लगी हुई है, वो भी गई नहीं है ना। तो समझ सकता हूँ, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ कि आपको घेवर के अलावा अब तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन भाई हमें दोबारा से पुनः अपने उसी जगह पर आ जाना है जहाँ पर हम लगातार पढ़ रहे थे। फेस्टिवल आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन हमारा फेस्टिवल हमारी जॉब होगा, हमारा लक्ष्य होगा। अगर वो लक्ष्य हमें हासिल नहीं हुआ तब तक हमारा फेस्टिवल क्या फेस्टिवल होगा। अगली बार बड़े बड़े वादे करो, बहन से, सिस्टर से किए होंगे कि बहन इस बार तो यही है, लेकिन अगली बार मैं तेरे को बहुत अच्छा दूंगा। मतलब समझ तो रहे हैं आप, सिस्टर ऐसी होती हैं जेब से पैसे निकलवा ही लेती हैं यार कैसे भी करके, है ना। तो ठीक है, खैर कोई नहीं, चलते हैं आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे भैया। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर B आपका करेक्ट हो गया है। एक बार शेयर करो, लाइक करो सेशन को, जिससे हम लोग क्या है चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से देख सकें। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को कहते हैं। बहुत अच्छी बात कह रहा है भाई। जैसे मान के चलो कोई भी हमारे पास क्या है तत्व है Z और क्या है हमारे पास में A है, ठीक है। ये तो प्रोटॉन नंबर होता है, ये क्या होता है भैया? प्रोटॉन नंबर होगा।
लेकिन अगर इसकी बात करते हैं तो ये एटॉमिक मास होता है। क्या होता है भैया? एटॉमिक मास होता है। और एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है? यहाँ पर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों ही होते हैं। ये कह रहा है कि नाभिक में प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को क्या कहेंगे? जब हम लोग प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं तो इसका जो योग होता है भैया वो एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर होगा। और एटॉमिक नंबर बोले तो द्रव्यमान संख्या होगी, है ना। द्रव्यमान संख्या होती है, ठीक है। मास कह लो, द्रव्यमान कह लो, तो मास नंबर होता है। ऑप्शन नंबर भैया आपका बी यहाँ पर करेक्ट चला जाएगा। द्रव्यमान संख्या होती है मेरे भाई। क्या आंसर हो जाएगा बेटा? द्रव्यमान संख्या इज द करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़े। आइएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसे लकड़ी के फर्नीचर पर प्राइमर के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या है कि भैया उसे दीमक से बचाया जा सकता है ना। प्राइमर का मतलब है उसे दीमक रोधी के रूप में भी जानते हैं प्राइमर को। और क्या है भैया वो जो प्राइमर होता है ना, प्राइमर क्या होता है? ये दीमक रोधी होता है। क्या होता है भैया? ये दीमक रोधी होता है। और दीमक रोधी जो है इसके अंतर्गत हम ZnCl2 का प्रयोग कर लेते हैं भैया। ZnCl2 है, ठीक है, Cl2, ZnCl2 का प्रयोग करेंगे। और प्राइमर या दीमक रोधी को हम लोग क्या कहते हैं? टर्माइट प्रोटेक्शन के नाम से भी जानते हैं, है ना। किसके नाम से जानेंगे भाई? टर्माइट प्रोटेक्शन के नाम से भी जानते हैं, याद रखेंगे, है ना। टर्माइट प्रोटेक्शन भी इसको आप लोग कह सकते हैं। ZnCl2, ठीक है। सही आंसर क्या होगा भैया? सी इज द करेक्ट। सी इज द करेक्ट हियर। आइएगा अगला प्रश्न। निम्न में से कौन ऊर्ध्वपातन प्रदर्शित करता है? अच्छा प्रश्न है। देखो यहाँ कह रहा है लिक्विड नाइट्रोजन, सॉलिड नाइट्रोजन, या फिर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर सॉलिड फास्फोरस। विच ऑफ द फॉलोइंग शोइंग सब्लिमेशन की क्रिया की बात कर रहा है भैया, है ना। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है? जब कोई वस्तु है सॉलिड से कहाँ जाएगी? डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाती है, तो यही ऊर्ध्वपातन कहलाता है। सॉलिड से गैस में जाना सब्लिमेशन होता है भैया, सब्लिमेशन की क्रिया होती है। लेकिन अगर सॉलिड कोई है और सॉलिड से वो कहाँ पर जा रहा है भाई? लिक्विड में जा रहा है, लिक्विड में जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? जब सॉलिड से कोई चीज़ लिक्विड में जाती है इसे मेल्टिंग कहते हैं। क्या कहेंगे भैया? इसे मेल्टिंग कहते हैं, इसे मेल्टिंग कहते हैं। अगर कोई चीज़ जो है वो लिक्विड है और लिक्विड से कहाँ पर जा रही है बेटा? गैस में जा रही है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अगर लिक्विड से गैस में जाएगी तो एवेपोरेशन के नाम से जानते हैं भैया, है ना। एवेपोरेशन के नाम से जानेंगे, वाष्पीकरण के नाम से जानेंगे, ठीक है। और जब कोई चीज़ जो है गैस है और गैस से कहाँ पर आ रही है भैया? वो लिक्विड में आ रही है, तो गैस से लिक्विड में आना क्या कहलाता है? सभी को पता होगा क्या? कंडेंसेशन के नाम से जाना जाता है ना। कंडेंसेशन के नाम से जाना जाता है। अगर कोई भी चीज़ है वो लिक्विड है और लिक्विड से सॉलिड में जा रही है, लिक्विड से कहाँ जा रही है भैया? सॉलिड में जा रही है, तो इसे फ्रीजिंग कहते हैं मेरे भाई। क्या कहेंगे भैया? इसको फ्रीजिंग कहते हैं, हिमांक कहते हैं ना। इसे भाई फ्रीजिंग कहेंगे, हिमांक कहेंगे। अब ये सब्लिमेशन की क्रिया है। अब सब्लिमेशन क्या होता है? डायरेक्ट गैस में बदल जाना। और वो क्या होगा? डायरेक्ट गैस में बदलने का मतलब क्या होता है पता है? डायरेक्ट गैस में बदलने का मतलब सिंपल सा होता है कि कपूर हो गया, है ना। और कपूर के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं मेरे भाई किसकी? नौशादर होता है, अमोनिया क्लोराइड होता है ना। इसमें ही हो जाएगा। और यहाँ पर आंसर क्या है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, है ना। सी आंसर बेटा आपका यहाँ पर सही होगा। जैसे ड्राई आइस के नाम से जानते हैं, शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं, है ना। ये क्या होती है मेरे? ड्राई आइस। ड्राई आइस जो है ये क्या हमारी? इसे शुष्क बर्फ कहेंगे, है ना, शुष्क बर्फ कहते हैं। इसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो यहाँ पर यही आंसर इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोग यहाँ पर भैया क्या करेंगे? आंसर
सही कर देंगे। सी इज द करेक्ट हियर। अगला प्रश्न देखिएगा भाई कि ऑक्सीजन में पी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। ऑक्सीजन में पी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जैसे ऑक्सीजन हमारे पास है, एटॉमिक नंबर इसका 8 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपको निकालना है तो वो निकालिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिएगा, उसके बाद आपको पता चलेगा क्या होगा। जब मैं इसको भरना चाहूँगा सब ऑर्बिट में तो क्या चला जाएगा पता है क्या आपको? ये कैसे भरा जाएगा, 1s2 है ना, और 2s2 और 2p6, 2s2 और क्या होगा 2p6 होता है, लेकिन ये क्या 8 है तो 2 2 4 और बचेगा कितना भाई, 4 बचेगा, तो 2p4 करेंगे हम लोग। अब ये कह रहा है कि इसमें p इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो p इलेक्ट्रॉन कितना बचा भाई, 4 ये p4 है, और p4 कितना जा रहा है, 4 जा रहा है, तो p इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। नॉर्मल सा ही तो क्वेश्चन था, ईजिली आप इसको कर सकते थे, है ना। चलो बहुत बढ़िया भाई। अब आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से प्रश्न का उत्तर करते जाइएगा बिना कुछ सोचे समझे। सारे क्वेश्चन इतने बेहतरीन है मेरे भैया, इतने ज़्यादा प्यारे प्रश्न है कि जो आपके एग्जाम में हमेशा देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। फटाफट से सेशन को शेयर करते हुए सभी साथियों को बुलाओ और फिर क्वेश्चन का यहाँ पर आनंद लो, फालतू की कमेंट बंद करके अच्छे अच्छे प्रश्नों को समझते चलो। ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि 1 गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है। कैलोरी क्या होता है, ये हमारे शरीर में ऊर्जा का सबसे छोटा रूप होता है, और शरीर में ऊर्जा का सबसे बड़ा रूप क्या होता है भाई, एटीपी होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के नाम से जाना जाता है। अब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को एडीपी के रूप में किया जाता है, एटीपी को एडीपी के रूप में यूज किया जाता है हमारी बॉडी के अंदर। जैसे मान के चलो कि आप लोग 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो 4.0 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। 1 ग्राम आप क्या खा रहे हैं भैया, प्रोटीन खा रहे हैं, तब भी 4.0 या 4.5 लगभग 4.4 भी हम लोग कह देते हैं किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। जब आप 1 ग्राम फैट खा रहे हैं तो 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ कह रहा है आपसे कि 1 गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है। बताओ भाई, 1 गिलास पानी पीने से आपको पता होना चाहिए कि गिलास का जो पानी होगा भाई, उससे कैलोरी की मात्रा जो है वो शून्य रहती है, कैलोरी नहीं मिलती। तो पानी पीने से जो है ना, पानी जो होता है कैलोरी फ्री होता है, याद रखना है ना। पानी क्या भैया, पानी जो है भाई मेरे, आज ब्लू है पानी, पानी है ना, तो आज ब्लू पानी नहीं है, आज है पानी नीला जिसको कहते हैं ब्लू। आज ब्लू जो है पानी, जो है पानी कैलोरी फ्री होता है ना, कैलोरी फ्री होता है। समझ में आया क्या? चलो, 0 कैलोरी यहाँ पर आपको मिलती है, याद रखिएगा। आ जाओ भैया। अगला प्रश्न देखो, कितना प्यारा सा प्रश्न है। और प्यारे से प्रश्न पर जाने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना भी है। वो महत्वपूर्ण सूचना ये है कि आपके पास जो अपना उत्कर्ष एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर जाकर के आपने डाउनलोड कर रखा है, जिसमें आपने बैच परचेस किए हैं, वो सारे के सारा जो है हमारा उस पर एक प्राइम फीचर्स के साथ उसको क्या किया गया है भाई, अपडेट किया गया है। तो आप सभी लोग अपने अपने फ़ोन में, लैपटॉप में, जहाँ भी आपने इसको डाउनलोड कर रखा है, उसमें क्या करेंगे, उस एप्लीकेशन को, उत्कर्ष एप्लीकेशन को भैया अपडेट कर लेंगे, जिसमें कई सारे फीचर्स में अपडेट देखने के लिए आपको मिला है। तो फटाफट से आप लोग अपने उत्कर्ष एप्लीकेशन को अपडेट करें और इन सारी चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझें और देखें। ठीक है भैया। तो यहाँ पर क्या था स्टैंडर्ड में और ये प्राइम में क्या है, ये चीज़ देख लो। यहाँ से इतना परिवर्तन देखने के लिए आपको मिल गया है। ठीक, चलो, तो ये सारे फीचर्स उधर साइड में आपको जो दिख रहे हैं वो प्राइम के साथ आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो भैया अपडेट आप कर लें साथ के साथ, जिससे आपको ये सारे के सारे फीचर्स देखने के लिए वहाँ मिल जाए और आप इनका फ़ायदा उठा सकें, लाभ ले सकें। आ जाओ अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा जो है वो करेक्टली मैच नहीं है, एक दूसरे से मिला हुआ कौन सा नहीं है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। आ जाओ आंसर कर दो कि कौन सा इसमें से सही से नहीं मिला है सर जी। देखो जरा, देखो क्लोरोफिल जो होता है इसमें मैग्नीशियम ही धातु पाई जाती है, ये बात तो सही है। क्लोरोफिल जो होगा मेरे भाई इसमें क्या पाया जाएगा, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अरे समझ में आया क्या इतना सा, बताओ जरा।
देखो भाई, क्लोरोफिल जो होता है वो मैग्नीशियम इसके अंदर पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में आयरन धातु पाया जाता है, खाने का सोडा सोडियम बन जाएगा। लेकिन कपड़े धोने का जो सोडा होता है, कपड़े धोने का सोडे में पोटेशियम नहीं होता मेरे भाई, उसमें सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? ये गलत है, सोडियम क्लोराइड होता है ना, सोडियम क्लोराइड। सही क्या होगा ये, क्योंकि गलत ही तो पूछा, कौन सा करेक्ट नहीं मिला हुआ है, तो कौन सा नहीं है भैया? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करेगा। अभी अभी मैंने बताया था कि जो हमारी कोशिका होती है ना, ये वाली कोशिका है, ये वाली प्लांट सेल हो गई, अगर ऐसे करके इस पर एक और लगा देंगे तो ये क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया भैया। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है ना, अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करता हूँ तो इसके अंदर क्या है, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज, इसके साथ जब ऑक्सीजन क्रिया करता है ना, तो फिर ये क्या देने लगता है? ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन क्रिया करता है तो ये भैया CO2 प्लस H2O प्लस ATP देता है, और यही ATP को ऊर्जा के अणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्जा के अणु के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है भाई, तो ये ऊर्जा जो ATP के रूप में बनती है और ADP के रूप में यूज होती है हमारी बॉडी के अंदर। किसके रूप में? ADP के रूप में। तो ये वाला चक्र जो है ये सही हमें देगा। ठीक है, तो मानव शरीर में ऊर्जा ADP के रूप में बनती है, ATP के रूप में बनती है, और शरीर में यूज उसे जब हम लोग करते हैं तो ADP कहलाती है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट कहलाती है। अच्छा, हमें जो ऊर्जा मिलती है वो किस चक्र के माध्यम से मिलती है? वो क्रेब्स चक्र के माध्यम से मिलती है। क्रेब्स चक्र क्या है? हैंस क्रेब्स नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसको 1937 में सबसे पहले खोजा गया था, इसीलिए उन्होंने इसको क्रेब्स चक्र कह दिया। ये वाला जो प्रोसीजर है ना पूरा का पूरा, ये क्रेब्स चक्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। किसी तत्व के परमाणविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है? परमाणविक भार की बात कर रहा, किसी भी तत्व के परमाणविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है? ये प्रश्न है भैया आपके लिए, बताएं जरा क्या आंसर होगा। परमाणविक भार, तत्व की बात कर रहा है ना, एटम की बात कर रहा है। अब आप सभी लोग जानते हैं एटम को तो ग्राम में किया जाएगा, मिलीग्राम में किया जाएगा, या फिर AMU में किया जाएगा। तो भैया देखो AMU में किया जाता है, ये बात आपको पता होगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए एक AMU बराबर कितना होता है। अगर मैं एक AMU की वैल्यू की बात करता हूँ बेटा, तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 27 होता है ना। 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 27 होता है kg, 27 kg कह लो इसको। ठीक है, और इसी को अगर हम लोग देखें तो भैया आंसर यहां पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो क्या आंसर सही कर देंगे भैया? डी इज द करेक्ट, AMU में होगा। अगला क्वेश्चन देखो, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिएगा। विटामिन B12, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल और चेल्कोपाइराइट। चेल्कोपाइराइट बताएं भैया क्या आंसर होगा इसका? थोड़ा सा विचार करो, दिमाग लगाओ और देन फिर आंसर करो भाई इसका। क्या आंसर हो जाएगा भाई? समझ में आ रहा है क्या कुछ थोड़ा बहुत? विटामिन B12 में क्या पाया जाता है बताओ? कौन सा धातु विटामिन B12 में होगा? क्लोरोफिल क्या है पता है क्या? नहीं पता क्या? बहुत बढ़िया, अति सुंदर, शोभायमान। देखो मैं बताता हूँ आपको, विटामिन B12 में आप सभी लोग जानते हैं कोबाल्ट धातु होता है, जिसके कारण क्या होता है, कोबाल्ट जो है
आरबीसी के निर्माण में हेल्प करता है। अगर कोबाल्ट की कमी हो गई तो विटामिन बी 12 की कमी हो जाएगी, जिसमें साइनोकोबालामिन की कमी होती है। और साइनोकोबालामिन की वजह से ही क्या होता है भैया, हमारे शरीर में उसकी कमी से क्या आ जाता है, रक्तता, मतलब रक्त अल्पता हो जाती है, जिसे एनीमिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो भैया लोहा धातु पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या होगा, आयरन मेटल होता है भैया। क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। अब एक ही तो बच्चा है तो इसका आंसर क्या कर देंगे, तब इसका मतलब है 2 4 1 3। ठीक है, 2 4 1 3 आंसर आपका सही हो जाएगा। क्या ही समस्या थी, है ना। देने वालों ने सही भी दिया है, बहुत बढ़िया। आ जाओ भैया, अगला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा जा रहा है आपका, और इस क्वेश्चन को चर्चा में रखेंगे बहुत बेहतर तरीके से। निम्न में से कौन से तत्व सभी प्रोटीनों में विद्यमान होते हैं? कौन से तत्व, अच्छा प्रश्न है, बताओ भाई, कौन से तत्व सभी प्रोटीनों में विद्यमान होती है? शायद 2-3 दिन पहले वाली क्लास में भी मैंने कराया था, मुझे याद है, शायद आपको तो याद नहीं होगा। लेकिन देखो, गंधक होता है, इसमें क्या होता है बेटा, गंधक इसके अंतर्गत पाया जाता है, ध्यान से समझिएगा। फास्फोरस होता है भैया इसमें, है ना, फास्फोरस होता है भाई इसमें। आयोडीन होता है भैया, गंधक, फास्फोरस, आयोडीन, लोहा, ये सब पाया जाता है, लोहा, है ना। कार्बन पाया जाता है बेटा, इसमें क्या पाया जाता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी चीजें इसके अंदर देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, और अगर मैं प्रोटीन की बात करता हूँ, ये सभी पाया जाएगा, तो इसका मतलब है कि 1 2 3 4 सही है। अगर मैं बात करता हूँ भैया किसकी, प्रोटीन की, तो 20 प्रकार के अमीनो एसिड से, कितने से, 20 अमीनो एसिड से मिलकर के, अमीनो एसिड से मिलकर के क्या बनता है भैया, एक प्रोटीन का निर्माण होता है। एक प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रकृति की अगर मैं बात करता हूं तो साइंटिस्टों के रिसर्च के आधार पर पता चल रहा है कि लगभग 300 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। कहां पर, प्रकृति में। तो इस बात को लिखे हैं, तो प्रकृति में क्या होता है बेटा, प्रकृति में लगभग कितने भाई, 300 प्रकार के, कितने प्रकार के, 300 प्रकार के अमीनो एसिड देखने के लिए मिलते हैं। अमीनो एसिड देखने के लिए मिलते हैं। सही आंसर क्या होगा इसका, डी इज द करेक्ट, डी इज द करेक्ट। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो 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 रे, देखो ये क्वेश्चन आपको बहुत प्यारे से तरीके से मैंने समझाया कि ये सारी चीजें इसमें देखने के लिए मिलते हैं। इनके भी मतलब अल्प मात्रा में ये देखने के लिए मिलेगा, मतलब कुछ अंश पाया जाता है इनका भी, कुछ अंश इनका होता है, याद रखना। बाकी ये अधिक मात्रा में देखने के लिए मिलेंगे। तो ये प्रश्न है, इसको देख रहे हैं आप लोग, डायनामाइट के खोजकर्ता कौन है? डायनामाइट के खोजकर्ता कौन है भाई, बताओ। अच्छा प्रश्न है, तो सबको पता भी होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। चलो एनर्जी ड्रिंक आ गई है, मैं थोड़ा सा एनर्जी ड्रिंक भी ले लूँ, आप इसका आंसर करते रहो भाई फटाफट फटाफट से।
क्या आंसर आ गया भैया, या बातों में लग गए आप भी? देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, अल्फ्रेड नोबल, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। क्या सही है भैया? डी, डायनामाइट की खोज नोबल साहब ने की थी। आ जाओ भाई, अगली क्वेश्चन पर जाने से पहले आपके लिए विशेष सूचना जो लगातार 13 तारीख से चल रही है। आपको शिक्षा महोत्सव में क्या मिल रहा है? 13 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक आपके अपने उत्कर्ष एप्लीकेशन पर विशेष छूट दी जा रही है, जिसमें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 78% ऑलरेडी डिस्काउंट के साथ आपको फीस हो रही होगी। निर्मल सर के बर्थडे के विशेष के चक्कर में और उनके चलते हुए इस बर्थडे पर आपको एक नई सौगात मिली जो 13% की एक्स्ट्रा अतिरिक्त छूट थी, जो आपको NG13 कोड अप्लाई करने के बाद दिखाने के लिए मिलेगी। उसके साथ साथ 100% आपको रिवॉर्ड पॉइंट भी मिलेंगे, जो आपको अगले आने वाले कोई भी कोर्सेज अगर आप परचेस करेंगे तो उनमें उसका लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा भाई। द गैस यूज फॉर द आर्टिफिशियल रिपेनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट्स इज, मतलब कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयुक्त कौन सी होती है? एसिटिलीन होती है, एथाइन होती है, हाइड्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। व्हाट इज द करेक्ट? क्वेश्चन कह रहा है कि कृत्रिम ढंग से फलों को पकाने के लिए किसका यूज किया जाता है? आप सभी लोग जानते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन रूल जो था 1955 में, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन रूल 1955 की धारा 44AA के तहत एसिटिलीन गैस को क्या कर दिया गया? फलों को पकाने से प्रतिबंधित कर दिया गया। मैं क्या कह रहा हूं मेरे भाई? प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन रूल के आधार पर 1955 की धारा 44AA के तहत एसिटिलीन गैस को फल पकाने से पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दिया गया। ठीक है भैया, फलों को पकाने में क्या होता है? प्रयुक्त होने वाले कैल्शियम कार्बाइड में आर्सेनिक और फास्फोरस पाया जाता है। अब जो कैल्शियम कार्बाइड जो होती है वो वातावरण में मौजूद नमी से प्रतिक्रिया करने लग जाती है भैया, तो एसिटिलीन गैस बनता है ना, जिससे फल पकता था। लेकिन एक चीज समझिएगा कि कृत्रिम रूप से फल पकाने तो कार्बाइड के मुकाबले एथिलीन जो एक हार्मोन भी होता है प्लांट के अंदर ही, तो एथिलीन को अधिक सुरक्षित महसूस किया गया है, स्वीकार किया गया है। तो अभी फिलहाल में एथिलीन का प्रयोग किया जा रहा है। 1955 की धारा 44AA के तहत एसिटिलीन को हटा दिया प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन रूल के आधार पर। लेकिन यहां पर तो आंसर एसिटिलीन कर देंगे, लेकिन इसकी जगह पर अब क्या है? एथिलीन को ज्यादा यूज किया जा रहा है ना। एथिलीन को क्या किया जा रहा है भैया? प्रेजेंट में यूज किया जा रहा है। ये हालांकि हटा दिया गया 1955 की धारा 44AA के तहत। आइएगा अगला प्रश्न। क्वेश्चन कह रहा है चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से मिलकर के बना होता है? अब चूहे मारने की दवा बताइएगा भाई, कौन से पदार्थ से मिलकर के बनी होती है? चलो आंसर करेंगे फटाफट से, जल्दी से। देखो भाई, चूहे मारने वाली दवाओं की बात कर रहा है तो चूहे मारने वाली दवाओं में क्या किया जाता है? पोटेशियम साइनाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाएगा मेरे भैया? पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड का प्रयोग किया जाएगा। और इसी के साथ साथ क्या है, या फिर हम कह सकते हैं जिंक ऑक्साइड का भी प्रयोग कर सकते हैं भैया, है ना। जिंक ऑक्साइड नहीं, जिंक फास्फेट का, जिंक फास्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। जिंक फास्फेट, इसमें से फास्फाइड, ठीक है भाई, जिंक फास्फाइड का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों का ही प्रयोग करते हैं। और ये जो है चूहे मारने के लिए बहुत ज़्यादा जहरीला रसायन भी होता है भैया। तो यहाँ पोटेशियम साइनाइड आंसर हमारा सही हो जाएगा। आंसर आपका बेटा सी करेक्ट है। क्या सही है मेरे भैया? सी इज द करेक्ट। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि एल्यूमिनियम फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है कीटनाशक के रूप में, फफूंदी के रूप में, चूहा
चूहा नाशक के रूप में या धूमक के रूप में भैया। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि एल्यूमिनियम फास्फाइड का प्रयोग, किसका भैया, एल्यूमिनियम फास्फाइड, तो देखो ये जो होता है ना एल्यूमिनियम फास्फाइड क्या होता है, अगर मैं एल्यूमिनियम फास्फाइड की बात करूं तो ये एक अकार्बनिक यौगिक होता है। जो एल्यूमिनियम फास्फाइड होता है ना भाई मेरे, ये क्या है, एक अकार्बनिक यौगिक होगा, ये अकार्बनिक यौगिक होता है, याद रखेंगे। और इसका प्रयोग जो है कीटनाशक के रूप में किया जाता है। और हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो खाद्यान्न होते हैं ना, उन खाद्यान्नों का जो संग्रहण होता है, इकट्ठा होता है, स्टोर होता है, उनमें इसको डाला जाता है कीटनाशक के रूप में। तो सही आंसर इसका ए करेक्ट जाएगा। आ जाओ अगला प्रश्न, कह रहा है कि मच्छर कोयल में प्रयोग होने वाली पायरेथ्रिन प्राप्त होती है। मच्छर कोयल में पायरेथ्रिन डाला जाता है ना, मच्छर भगाने वाली दवाओं में क्या प्रयोग किया जाता है, ये प्रश्न आता है। तो जो पायरेथ्रिन रसायन होता है, पायरेथ्रिन जो रसायन होता है, ये एक प्राकृतिक कार्बनिक पदार्थ होता है। अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या भैया, एक प्राकृतिक कार्बनिक पदार्थ होता है बेटा, एक प्राकृतिक कार्बनिक पदार्थ होता है भैया मेरे, कार्बनिक पदार्थ होता है, याद रखेंगे इस वाली बात को ना, एक प्राकृतिक कार्बनिक पदार्थ होता है, ये भी बात आप लोगों को याद रखनी है। दूसरी बात अगर मैं करता हूं तो भैया एक प्राकृतिक कार्बनिक पदार्थ होता है, याद रखेंगे इस वाली बात को। लेकिन 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 ये कहाँ से प्राप्त होता है भैया, और इसका प्रयोग हम लोग कहाँ से करते हैं पता है, इसका प्रयोग हम कीटनाशक के रूप में करते हैं एक तरीके से, या कीटाणुनाशक के रूप में। इसका प्रयोग कीटाणुनाशक है ना, कीटाणुनाशक के रूप में हम लोग यूज करते हैं इसको, ठीक है भाई मेरे। एक और बात देखें तो ये एक बीजीय पौधे से प्राप्त होगा, याद रखिएगा, एक बीजीय पौधे से ये क्या है, प्राप्त होता है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आता है कई बार पूछने के लिए कि निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है। आंसर आप लोग करिएगा फटाफट से, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे भैया जल्दी से। तो आप ये सोच रहे होंगे कि सर कैसे मुस्कुरा रहे हैं, सर क्यों हंस रहे हैं। मैं इसलिए हंस रहा हूँ बेटा, अगर आपको चाय चाहिए तो आप चाय ले सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। टेस्ट बहुत अच्छा है चाय का, जिसको भी चाय चाहिए वो जाइएगा ज़रूर, कल्लू की टपरी पे जा करके पी लीजिएगा। और 5 रुपए की पीना, केवल कितने की, 5 रुपए की लेकर के पी लेना, ठीक है, परेशान नहीं होना है। चलो कोई बात नहीं, 10 रुपए की ले लेना है ना, मेरा नाम ले देना उससे, 10 रुपए की चाय लेकर के पी लेना और पैसे दे देना लेकिन, और टेस्ट यही आएगा जो मेरे को अभी फिलहाल में आ रहा है, ठीक है। चलो
बहुत बढ़िया। अब ये कहेंगे कि सर और क्या खा रहे हैं आप चाय के साथ साथ में, है ना, तो ये इसके साथ में चल रही है पीनट, क्योंकि आप तो घेवर में गच के हुए उस समय, घेवर में मस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना सा भी नहीं बनना कि सर थोड़ा सा घेवर आप भी खा लो हमारे साथ में। अभी तक मिठास गई नहीं है आपके होठों की, मुझे दिख रहा है, यहीं से कमेंट में झलक रही है वो मिठास, है ना। किसने सबसे ज़्यादा घेवर खाया होगा बताना ज़रा, कमेंट करो। चलो देखो, एक साबुनीकरण की प्रक्रिया होती है बेटा, और साबुनीकरण प्रक्रिया में क्या होता है, वनस्पति तेल ले लेते हैं या बसा ले लेते हैं या क्रिस्टल सोडा ले लेते हैं या फिर क्रिस्टल पोटास लेते हैं। वनस्पति तेल लेते हैं, बसा लेते हैं, कास्टिक सोडा लेते हैं या फिर कास्टिक पोटास लेते हैं। इन सब का जलीय विलयन को गर्म करते हैं, इनको जल डालते हैं इनमें, फिर उसे गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा साबुन का निर्माण हो जाता है और ग्लिसरॉल मुक्त होता है वो, तो वही साबुनीकरण की विधि कहलाता है। यहाँ पर क्या वनस्पति तेल सही आंसर हो जाएगा। अगर इसकी जगह पर बसा होता, कास्टिक सोडा होता, कास्टिक पोटास होता, वो भी सही हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर वनस्पति तेल होगा, है ना, कास्टिक सोडा होगा, क्या होगा मेरे भैया, कास्टिक सोडा होगा, कास्टिक पोटास कह लो, कास्टिक पोटास होगा, ठीक। चलो और क्या हो जाएगा, बसा हो जाएगा, बसा। इन सबको जलीय विलयन, इनका जलीय विलयन गर्म किया जाता है, करने के बाद रसायन प्रक्रिया के द्वारा साबुनीकरण विधि से प्राप्त कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। आ जाओ अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सबसे छोटा कण कौन सा भैया, परमाणु, अणु, परमाणु, प्रोटॉन। यहाँ पर आंसर आप लोग कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है बेटा। फलों को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। एसिटिक एसिड का, फॉर्मिक एसिड का, या सल्फ्यूरिक एसिड का, या सोडियम बेंजोएट का किया जाता है। एक आंसर कर दो फटाफट से, चारों में से एक ही आंसर होगा। क्या आंसर होगा बेटा वो देख लीजिएगा। तो सही आंसर बेटा इसका सोडियम बेंजोएट इज द करेक्ट हियर। सही आंसर क्या चला जाएगा भाई, सोडियम बेंजोएट। थोड़ा जल्दी चलते हैं, बातें ज़्यादा कर ली हमने आज। पानी का शुद्धतम रूप होता है, नाली का पानी होता है, नल का पानी होता है, समुद्र का पानी होता है, वर्षा का पानी होता है, या फिर भाई आश्वित जल होता है। इसे आशुत जल भी कहते हैं, आश्वित को आशुत जल सही आंसर होता है इसका। लेकिन सही क्या आंसर होगा, देखो वर्षा का जो जल होता है ना वो शुद्ध रूप होता है। इसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है वर्षा के जल का। पृथ्वी पर पाए जाने वाले पानी में अम्लीय और क्षारीय पदार्थ घुले होते हैं, जिसकी वजह से उसको अशुद्धता मानी जाती है। तो सबसे शुद्ध होगा वर्षा का जल। किसका, ये वो वाली वर्षा नहीं है, ये बारिश की बात हो रही है, ठीक है, रेन वाटर की बात हो रही है। कहीं आप वर्षा को समझ लें तो निकम्मे है, इस बात में तो बहुत जोर है आपका। आ जाओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझो जरा। क्वेश्चन कह रहा है संभारिक क्या होता है। अब संभारिक का मतलब समझते हैं आप लोग, समान होता है इनका भार, उसी को कहते हैं संभारिक, है ना। समान होता है इनका भार, उसी को कहा जाता है संभारिक। जैसे कि मान के चलो XYZ, कोई भी आपके पास क्या मिल जाता है, तत्व मिलेगा, X मिलेगा, Y मिलेगा, X मिलेगा, Y मिलेगा, Z मिलेगा। अब मान के चलो यहाँ पर क्या है, 16, 17, 18। मैं ऐसे ही सपोज दैट के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसा नहीं कि मैं कोई फिक्स वैल्यू है। लेकिन यहाँ मान लो क्या है, कितना लिख दूं, चलो 25 ही लिख रहा था, 25 ही लिख देता हूँ। 25, 25, 25। तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई कि इसमें देखो ये 25, ये 25 और ये 25। समान परमाणु द्रव्यमान एवं असमान परमाणु क्रमांक जहां पर मिलता है उसे संभारिक कहते हैं, आइसोबार कहते हैं, आइसोबार कहते हैं बेटा। सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट।
कोई समस्या यहाँ तक नहीं आनी चाहिए, शायद नहीं आई होगी। अगले प्रश्न को भी देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न क्या कहता है आपसे? अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है? ओहो, अब ये तो इतना इजी सा क्वेश्चन दे दिया भाई इसने। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? चलो मैं बताता हूं। जैसे मान के चलो ये मिड ब्रेन में बना दिया और ये मैंने आपको हेड ब्रेन बना दिया। सर अरे सर ये कौन सा ब्रेन बना दिया आपने, फर्जी बात बता रहे हैं? नहीं भाई फर्जी नहीं है, देखो अभी समझ में आएगा आपको। इसे कहते हैं मिड, इसे कहते हैं हेड, है ना। अब ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ना ऊपर वाला, ये जो ऊपर वाला, यहां से देखने की कोशिश करो यहां तक। अब कैसा लग रहा है? डमरू सा लग रहा है भाई। ये है हमारा क्या? फोर ब्रेन। क्या भैया? इसे कहते हैं फोर ब्रेन। इज दैट क्लियर? ये क्या, ध्यान से समझना। फोर ब्रेन, फोर ब्रेन का मतलब होता है बेटा अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और ये पश्चिम मस्तिष्क होता है। तीनों के नाम समझ में आ गए। अब ये वाला जो पार्ट होता है ना, जो ऊपर वाला, ये वाला, इसे कहते हैं सेरिब्रम। कौन सा भाग है भाई? ये सेरिब्रम वाला भाग है ना, सेरिब्रम। चलो ऐसे लिख देते हैं, सेरिब्रम। ये वाला भाग कौन सा भैया? ये थैलेमस, है ना, थैलेमस। एक भाग कौन सा होता है बेटा? हाइपोथैलेमस। हाथ लिख दिया यार हाइपो की जगह, हाइपोथैलेमस। इसके मिड ब्रेन में भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है सेरिब्रल, है ना, सेरिब्रल, वो सेरिब्रम है, ये सेरिब्रल है। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये दूसरा पार्ट होता है। इसके भी दो भाग होते हैं, सेरिबेलम, सेरिबेलम, कहीं सेरिबेलम भी लिखा होता है, और ये मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक, ये अगला पार्ट होता है। ये जो हमारा सेरिब्रम वाला पार्ट है ना, ये जो सेरिब्रम वाला पार्ट है अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत आता है ना, अग्र मस्तिष्क। यही क्या होता है, पूरे के पूरे ब्रेन का 2/3 भाग माना जाता है ना, 2/3 भाग यही होता है। इसको सबसे बड़ा और सबसे विकासशील भाग कहा जाता है, थैलेम, उसको सेरिब्रम को। तो सबसे वेल डेवलप्ड पार्ट ऑफ ब्रेन कौन सा माना गया है भैया? सेरिब्रम माना गया है। और ये क्या होता है? ये बुद्धिमत्ता, चेतना शक्ति, चेतना शक्ति व स्मरण शक्ति, स्मरण शक्ति का केंद्र होता है, का केंद्र होता है। सबसे अच्छा विकसित भाग होता है ना, सबसे अच्छा विकसित होता है, ये विकसित भाग होता है। ठीक, तो सही आंसर इसका यही कर लो, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। क्या आंसर सही जाएगा भैया? बी इज द करेक्ट। कोई समस्या हो तो बताओ यहाँ तक किसी को, मुझे तो नहीं लग रहा कि आपको समस्या होगी। तो फिर ऐसा करते हैं कि आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। ये सारे प्रश्नों को हम लोगों ने समझा है, सारे प्रश्नों को हम लोगों ने देखा, और मेरे भाई ये सारे के सारे क्वेश्चन ही इतने प्यारे हैं कि आपको पढ़ने के बाद लगा होगा कि बाकी हमने बहुत अच्छा सेशन ज्वाइन किया है। और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में मोस्टली देखने के लिए मिलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छे से ये समझ में आ गए होंगे, बहुत अच्छे से आप लोगों ने इनको कवर किया होगा। बाकी आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। एंजॉय करिएगा, खूब सारा आप घेवर खाते रहिएगा, मौज मस्ती करते रहिएगा, ठीक है। और बाकी का पढ़ाई का विशेष ध्यान देते रहिएगा। टाइम टू टाइम पढ़ाई ज़रूरी है। मैं मानता हूँ कि आप इस समय पर मौज मस्ती में हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन वो मौज मस्ती लिटिल टाइम की है। हमें ऑलवेज़ के लिए मौज मस्ती और खुशी चाहिए, तो वो एक जॉब ही है, और जॉब हमें कब मिलेगी? जब हमारी पढ़ाई होगी। तो पढ़ाई निश्चित तौर पर तरीके से करते रहिएगा, क्योंकि उसके बिना कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए हर खुशी
हर प्यार मोहब्बत सब उसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो सिलेक्शन आपका तभी होगा जब आप निरंतरता के साथ अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देते रहेंगे। ठीक है फिर बच्चों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू।